तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर रहमान को, मैनेजिंग डायरेक्टर आर&सी ग्लोबल फाइनेंस। साथ ही साथ इस सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी सीनियर एंकर पूर्णिमा मिश्रा को कि प्लीज आप भी स्टेज पर आएं। और बढ़ता भारत उभरता भारत ये थीम है, किस तरीके से मिस्टर रहमान इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपने कंपनी के जरिए वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, इन तमाम विषयों पर आज इस मंच पर सवाल जवाब होंगे। पूर्णिमा। थैंक यू सो मच प्रिया। हालांकि आपका तारुफ प्रिया की तरफ से करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका ब्रीफ दिया, लेकिन आपसे मैं उसको थोड़ा डिटेल में और तफसील से समझना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां जो लोग इस वक्त यहाँ हॉल में मौजूद हैं, स्वागत करते हैं मिस्टर रहमान का। आपकी जो कंपनी है मिस्टर रहमान, वो कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, यू लुक वेरी यंग बट स्टिल आप कितने समय से इस इंडस्ट्री में हैं एंड योर एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। यस मैम, देखने में शायद यंग लग रहा हूँ, लेकिन शायद ये क्रीम का कमाल है हमारे भारतवर्ष में, वो जो क्रीम बनती है। बट यस, ऑलमोस्ट मोर देन 40 years old and having more than 20 years experience. I started my career, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूँ तो बिल्कुल कोई started my career with ICICI Bank and 2002 and then जर्नी जो स्टार्ट हुई अभी तक चल रही है कंटिन्यू। आफ्टर द जॉब एंड ऑल हमने कंसल्टिंग स्टार्ट की, और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हमारी है, वी आर द बेसिकली द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट बेस्ड इन दिल्ली, बट वी प्रोवाइड सर्विसेज पैन इंडिया, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पे, सभी जगह पे। हमने ऐसा पाया है कि फाइनेंसिंग में कंसल्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, और अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है तो वो बहुत सारी इश्यूज में, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस पे फंस जाती हैं जो कि उनको निकालने वाला कोई नहीं होता। और इसके कारण बस ये होता है कि वो कंपनी आपको एक टाइम में मिलती है कि वो एनपीए हो गई है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई है, वो उनको ख़त्म किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कंपनी हम बनाने में बिलीव करते हैं, एमएसएमई को हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम भारतवर्ष में जितनी भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि भी मिनिस्ट्रीज और अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि एमएसएमई कंपनीज आनी चाहिए, कंपनीज बननी चाहिए। पर मुझे लगता है कि उसके बावजूद जो कंपनीज बंद हो रही हैं, किसी न किसी कारणवश फाइनेंशियल सेक्टर में उनको नहीं सपोर्ट मिल रहा है या कोई और कारण है, हमें उन कंपनी को भी रिटेन करना चाहिए। सिर्फ नई कंपनी बनाने से ही नहीं चलेगा, पुरानी जो कंपनीज हमारी हैं जो कि फेस कर रही हैं फाइनेंशियल क्रंच या किसी भी कारणवश वो बंद होने जा रही हैं, तो उनको भी रिटेन करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का जो रोल है, उन कंपनी को रिटेन करने में, उन कंपनी को रिवाइव करने में, उन कंपनी को दोबारा से फाइनेंस देने में, वो बहुत बड़ा रोल है। और उसमें दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और बेसिकली वी आर टीम ऑफ प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और हम लोग तरीके से जितनी भी इंडिया में कंपनीज है इस टाइप की जो फाइनेंशियल क्रंच में है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा सब। जी बिल्कुल, आर&सी ग्लोबल फाइनेंस कंसल्टेंसी सर्विस है, सर्विसेज देती है। लेकिन अगर मैं इनकी लोकेशंस, मतलब ये कहाँ पर हैं, और उससे ज्यादा लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाती है, अगर ये ब्रॉडली मैं आपसे समझ सकूं तो। ये कंपनी दिल्ली बेस्ड है। आर&सी ग्लोबल फाइनेंस जो है वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, दिल्ली में बेस्ड है, बट हम इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में, भारत के अलग अलग प्रदेशों में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा स्टेट हो जहां पर हम सर्विसेज नहीं देते हो, बट हम ऑपरेशनल अगर बात करें, हमारे ऑपरेशंस की बात करें, तो हम दिल्ली बेस्ड ही हैं, और दिल्ली में ही बैठ के हम सारे अलग अलग प्रदेशों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और लोगों को इससे किस तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश? लोगों को इस तरीके से फायदा होता है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ वहीं तक रोल अपना निभाता है मैम, जहां तक उनको लगता है कि उनकी प्रोडक्ट या उनकी पॉलिसी के हिसाब से डिलीवर हो रहा है। लोगों को एजुकेट करने में उनका कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं आज, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आप फाइनेंसेस ले रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, कल हो के आप किन किन चीजों में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी कंपनियां भी बंद हो सकती हैं, उसके बारे में ना तो कोई बैंक, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गाइड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि बोरोवर्स को, कंज्यूमर्स को, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, और ये दायित्व भी उन लेंडर्स का है जो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो उनको एजुकेट करे तो बैंकों की रिकवरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिकवरी ये बहुत स्मूथ हो जाएंगी। बहुत ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, एमएसएमई कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, वो कहते हैं सर ये हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था हमारे साथ, और हमने बहुत ही लाइटली लिया। ये चीजें हमें पता होती तो शायद हम बहुत इनिशियल स्टेज पे सही हो जाते। जी। हमें गाइड नहीं किया गया,
बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जिनके अच्छे अच्छे CFOs भी हैं, और कंपनीज भी हमें डूबती हुई नजर आती है, कारण कि कोई अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनके पास नहीं था। तो मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज से, बल्कि अथॉरिटीज ने काफी सारी ऐसी चीजें इनिशिएटिव की भी है जिससे कि ब्रोवर्स को, कंज्यूमर्स को ये पता चले कि उनके राइट्स क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना, क्या किन किन चीजों को अवॉइड करना, किन को नहीं करना चाहिए अवॉइड। लेकिन अभी भी जरूरत है कि अथॉरिटीज आगे आके ब्रोवर्स को एजुकेट करे पहले कि कल होके आज क्या हो रहा है मैम। क्रेडिट ब्यूरोज आ गई हैं, 4 क्रेडिट ब्यूरोज है मार्केट में, सिविल बहुत फेमस है उसमें सभी में। लोगों को लगता है कि सिविल आ गया, मेरा सिविल खराब होगा। सिविल ठीक कैसे होगा, सिविल में नाम क्यों आया, और ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आप सिविल डिफॉल्टर हो गए, उसमें से आपको निकालेगा कौन। ये कोई भी आके अग्रसर होकर बात नहीं कर रहा, ना उनको कोई एजुकेट कर रहा है। अच्छी कंपनी होने के बावजूद, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, 20 साल 30 साल पुरानी कंपनी होने के बावजूद वो डूबने के कगार पे है, वो बंद होने के कगार पे है। वहां पर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, वही हम लोग करते हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि बैंकों को, NBFCs को, या जो भी लेंडर्स हैं, उन सभी को अपने बोरोवर्स को सैंक्शन के बाद और डिसबर्समेंट से पहले का जो बीच का टाइम है उसमें उनको एजुकेट करना चाहिए बैठा के कि भाई आप ये करेंगे तो ये होगा, इसके प्रॉस ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं। आज अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर में आपको दोबारा से फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। वो नहीं हो पा रहा है। हम जितना अपने स्तर पे कर सकते हैं, अपनी टीम के स्तर पे कर सकते हैं, कोशिश करते हैं हम करें, और जितना एजुकेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट्स को, हम करते हैं जी। और मेरा मानना ये है कि आज हमारी उम्र है, आज हम भारतवर्ष में हैं, अगला जनरेशन आना है, वो जनरेशन भी हमसे सीखे, या उन जनरेशन को भी हम कुछ अच्छा देके जाएं जिनको लगे कि हाँ हमने कुछ किया अपने टाइम में। बिल्कुल। और आपका क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपका अनुभव किस तरीके का रहा, क्या क्या चीजें आपने देखी। और अगर मैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं तो वहां पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट का होना जरूरी क्यों है, आपने बताया कि उसकी जरूरत है क्या है, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर के पास कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खास करके मैंने भारत में, अपने नॉर्थ इंडिया में खास करके देखा है कि लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट तक पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते भी हैं तो शायद वो जो विश्वास है या ट्रस्ट है वो नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं, जो मेरी आज तक की प्लानिंग है या बिजनेस में जो भी मैंने प्रोसेस किया है उसी से मैं काम चला लूंगा। एक टाइम ऐसा आता है वो बहुत देर कर देते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट तक पहुंचते तक, और तब तक इतनी देर हो जाती है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट को भी उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। उनको तब उनका रोल समझ में आता है जब वो बिल्कुल डूब चुके होते हैं। उनको लगता है कि जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अपने, कोई फिजिशियन है, कोई स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जन है, अलग अलग इसी टाइप से फाइनेंशियल कंसल्टेंट जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना रोल है, CFO का अपना रोल है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो कंसल्टिंग देता है, बिजनेस एडवाइजरी देता है कि आपको क्या, कब, कैसे करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो रोल एक कंसल्टेंट का है। जब तक आप एक एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप उनसे अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करेंगे जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। मेरा जो अनुभव रहा है, मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग में क्यों आया, मैंने ये नोटिस किया 2009 के बाद की बात, उससे पहले नॉर्मल फाइनेंसिंग में थे कॉर्पोरेट में। 2009 के बाद वी स्टार्टेड द स्ट्रेस फंडिंग, उन कंपनीज को फाइनेंस करना जो कंपनीज NPA हो चुकी हैं, उन कंपनीज को रिवाइव करना जो सिक यूनिट हो चुकी है। एक कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं, वो कंपनी सिक हो गई, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है हमें अपना पैसा चाहिए, हमें क्या मतलब है आपकी कंपनी डूब जाए, बिक जाए, कुछ। उनके यहाँ जो 2000 एम्प्लॉय काम करते थे वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको कौन देखेगा। तो मुझे लगता है कि एक, ठीक है, प्रोफेशनली एक इनकम एक अलग बात है, आपका देश के प्रति या हित में भी आपका एक रोल है, कहीं ना कहीं आपका दायित्व है कि आपको करना है। वो फीलिंग आने के बाद मैंने फिर अपनी कंसल्टिंग स्टार्ट की, और मैंने उन कंपनी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनको रिवाइव करना स्टार्ट किया और टर्न अराउंड करना स्टार्ट किया। मैंने काफी सारी ऐसी कंपनी अलग अलग प्रदेशों में हमने रिवाइव किया है, टर्न अराउंड किया है, और कोशिश ऐसी ही है कि हम लेकिन करते रहें। अभी की वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजों में बदलाव या कोई परिवर्तन की जरूरत है? और दूसरा, जो लोग कंज्यूमर्स हैं, जैसे जो उधार पर रहना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह यह है, पहली बात जो आपने बदलाव की बात कही, मैं मिनिस्ट्री से, अथॉरिटी से ये कहूं कि बदलाव ये कि आप इस टाइप की कोई स्कीम लाएं जिसमें लेंडर्स को ये मैंडेटरी किया जाए कि जब आप रिटेल के, हम लोग रिटेल फंडिंग में नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में और कॉर्पोरेट एडवाइजरी में है, तो उसमें आज की डेट में प्रथा है PD कि वो पर्सनल डिस्कशन के लिए विजिट करते हैं अपने क्लाइंट को। आप जब पर्सनल डिस्कशन के लिए करते हैं तो आप उनसे सिर्फ उनके बारे में जान के आ जाते हैं। आप अपने
प्रोडक्ट और पॉलिसी के बारे में भी उनको बताइए कि आपने हमारा लोन अगर नहीं चुकाया टाइम पे और नहीं दिया तो ये चीजें होंगी, हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे, हम सिविल में रिपोर्ट करेंगे, हम आरबीआई डिफॉल्ट लिस्ट में रिपोर्ट करेंगे और अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे आपके सारे रास्ते हम बंद कर देंगे। तो ऐसा न करें। लोगों को देखा कि वो अपनी EMI किस्तें चुका रहे हैं, दे रहे हैं, उनकी EMI 5 तारीख की डेट है, 6 तारीख को दे रहे हैं, वो 5 को भी दे सकते थे। उनका कहना हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि सर 3 EMI हमने एक साथ दे दी तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा कहना है कि सर ये स्टोरी आप किन किन को जाके सुनाएंगे, कहाँ कहाँ बोलेंगे कि ये मैंने किया और ऐसा किया और मेरे पास पैसे तो पड़े थे मैंने दिया नहीं। आपने नहीं दिया, उसकी वजह से सिस्टम ने आपको जो है ब्लैकलिस्टेड किया, डिफॉल्टर कर दिया, अब किसी और बैंक, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाने के लायक आप रहे नहीं। अब आपको फिर से जरूरत हो गई, आप मार्केट में घूम रहे। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव जरूर होना चाहिए कि लेंडर्स अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को ये एजुकेट करे कि कल होके आपने हमारा लोन नहीं चुकाया टाइम पे तो किन टाइप की या किस टाइप की चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप जो है डिफॉल्ट हो जाएंगे, मार्केट में बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम आपको दोबारा फंडिंग नहीं देंगे। तो ये लेंडर्स करें जिससे कि उनकी रिकवरी भी आसान हो। आज की डेट में क्या होता है पूर्णिमा जी, बैंक अपनी रिकवरी के लिए लीगल इनिशिएटिव लेता है, रिकवरी एजेंट के थ्रू रिकवरी करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हुए आजमाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं उसके। मैं समझता हूँ कि उससे बेटर है कि आप अपने उन्हीं पैसों को अपने कस्टमर को एजुकेट करने पे खर्च करें, जिससे कि आपकी रिकवरी स्मूथ हो, कस्टमर का सिविल रिकॉर्ड बहुत बना रहे, वो दोबारा बैंकेबल रहे, नए कस्टमर ढूंढने के बजाय पुराने कस्टमर को रिटेन कर पाए। इस टाइप की एजुकेशन कस्टमर्स के पास नहीं है। आप यकीन माने, इंडिया में मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे अभी तक, जो मेरा अनुभव रहा, अपने अनुभव की बात की, वो 100 करोड़ से प्लस की कंपनीज हैं और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो हुआ क्या उनके साथ, वो क्यों दूसरी कंपनी या दूसरे बैंक, दूसरे NBFC उनको नहीं आज की डेट में कंसीडर कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के बदलाव होने जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने जैसे कि जिक्र भी किया कि आप स्ट्रेस फंडिंग करते हैं और खासतौर से उन कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो कि NPA हो जाती हैं। हाँ। लेकिन एक संकट मोचक की भूमिका में जब आप आते हैं ऐसी कंपनीज के लिए, तो जाहिर है कि आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो MSMEs कंपनियां इसको किस तरीके से लेती हैं और आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्या ऐसे में? आपने सही कहा, बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो उन पीड़ा से गुजरते हैं जिनको हमने निकाला है। वो सही है, वो कहते हैं ऐसा कि रहमान साहब आप तो एक हनुमान जी की तरह, एक संकट मोचक की तरह हमारे पास आए। 3 साल से हम परेशान हैं, 5 साल से परेशान हैं, बैंक सुनने को राजी नहीं है, बैंक DRT ले जा रहा है, बैंक NCLT ले जा रहा है, बैंक कोर्ट में ले जा रहा है, बैंक घर खाली करा रहा है, बैंक फैक्ट्री बंद कर रहा है, बैंक सबकी जॉब छीन रहा है। वो ये सुनने को तैयार नहीं कि मेरा प्लान क्या है। राइट। तो हम पूछते हैं कितने साल से बैंक के साथ है, तो कहते हैं सर मैं तो 20 साल हो गए, हम तो 15 साल से, सिर्फ जब से कंपनी स्टार्ट की तब से हम इन्हीं के साथ हैं। तो मैंने सुनने को क्यों तैयार नहीं है? तो कहते हैं हम उनकी पॉलिसी अलाउ नहीं करती कि वो हमारी बात सुने। तो ऐसे टाइम में हमारे जैसे कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स मार्केट में आके उन MSMEs को बचाने का काम करें, कंपनीज को दोबारा से रिवाइव करें, टर्न अराउंड करें, उन लोगों की जॉब बचाएं जो एम्प्लॉइज हैं। तो ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि संकट मोचक है, लेकिन हम तो उसी प्रतिष्ठा से अपनी चीजों को निभाते हैं जो अपने दायित्व है हमारा, देश के प्रति, अपनी इंडस्ट्री के प्रति। मानवता भी कोई चीज है, प्रोफेशनल ठीक है, पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं, हम भी करते हैं, बट उसके अलावा भी मानवता है। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। नई कंपनी बनाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है वो आप करिए, सबका अपना अपना रोल है। कंपनी को बचाना भी पड़ेगा, उनको सेव भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो अनुभव मैंने किया वो मुझे लगता है कि इस टाइप से मांगे। जी, बिल्कुल उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरीके से संकट मोचक की भूमिका आप निभाते रहें। धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो आपने बताया वो ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए ताकि इस तरीके की स्थिति में पहुंचने से पहले खुद को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, आपका थैंक यू भारत 24 के मंच पर शामिल होने के लिए। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर रहमान के लिए, सुपर इंडियंस के इस मंच पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।